आज लटेरी के वार्ड 14 में गोपी तलाई में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का आगमन हुआ। श्री प्रहलाद पटेल यहाँ पर सिंध और सगर नदी की पूजन करने एवं उनके उद्गम स्थल को देखने आए थे। बताया जाता है कि सिंध नदी का उद्गम स्थल और सगर नदी का उद्गम स्थल लटेरी है, परंतु दुर्भाग्य से वहाँ पर बहुत ही बुरे हाल हैं। उनका कोई संरक्षण अभी तक नहीं किया गया है और इसी पर श्री प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि आज हमारे पास पीने के 4% पानी है और हमारे पास जो भूमि है दुनिया की वो लगभग 2.5% है। तो पानी में तो हम सरप्लस है, परंतु आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है और वाटर लेवल नीचे जाने से का कारण है हमारा पानी के प्रति उदासीन रवैया। हमको अपने पुराने जल स्रोतों को पहले सुधारना होगा। जैसे कुएं बावड़ी को हमें संरक्षित करना पड़ेगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे हमारा पानी संरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि कुंड बनाने से या अलग कोई काम करने से पानी संरक्षित नहीं होगा। उनको पुराने जो हमारे साधन हैं उनको हमें पहले से ठीक करना पड़ेगा, उनकी खुदाई करना पड़ेगी ताकि उन पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। और रूट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें चालू करना पड़ेगा, जिससे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़मीन में जाए और वाटर लेवल प्लस हो। मैं सोहन भार्गव, आवाज न्यूज। सिरोंज लटेरी में स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा की कर्म भूमि वाली इस लटेरी में आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं एक बात और, आदरणीय भाई साहब आप यहाँ आए हैं, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी सिंध और सगर दो ऐसी प्रमुख नदियां, उनका उद्गम स्थल भाई साहब इस स्थान को कहा जाता है। यहाँ से वो निकली है, उनकी भी अपनी एक कहानी है। निश्चित रूप से हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आज आप यहाँ पर आए हैं तो ये उद्गम स्थान का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता में आ जाएगा, ऐसा हम सब स्थल पर उपस्थित लटेरी और आसपास के गांव से पधारे सभी भाइयों बहनों का मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं। सम्मानीय नगर पंचायत अध्यक्षा जी, मंडल अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण, सरपंच संघ के अध्यक्ष, सीओ जिला पंचायत, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम कतई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आज मैं अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 79 उद्गम केंद्र हैं जिस पर मैं खुद जाकर देख रहा हूं। पिछले साल में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, तो बाद में इस वर्ष जो हो पाए सब मिलाकर ये 79 नदियों के उद्गम पर मैं पहुंचा हूं। तो धारणा हमें बदलनी पड़ेगी। स्रोत आपका था, स्रोत का अस्तित्व नहीं रहा, जिम्मेदारी किसकी होगी? हम कहने के पहले ये देखें कि हमारी अपनी जिम्मेदारी कब तक थी। उसी नदी पर जब बांध बनता है तो पानी से हमें सरोकार खेत को चाहिए, पीने के लिए चाहिए। नहीं होगा तो सरकार और नेताओं को आप कोसेंगे। लेकिन जहां से पानी आ रहा था उसकी चिंता क्यों नहीं हुई? मैं तो नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। जब मैं सरकार में मंत्री बना तो जलगंगा अभियान शुरू हुआ 1 महीने के लिए। तो पहले ही, क्योंकि मैं भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री रह चुका था, सारे देश को मैंने घूमा था और रिकॉर्ड में साफ कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों के उद्गम का मायका है। अभी कोई पक्की संख्या नहीं है, लेकिन 247 के आसपास नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है। अब इतनी बड़ी जलराशि आपके पास है, सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वत हैं, उन पर जो वृक्ष हैं उनसे आप पानी लेते हो। आपके पास हिमालय नहीं है, लेकिन उनकी हालत क्या है?
हमारा मध्य प्रदेश के नदियों का पानी 3 बेसिन में जाता है। एक तो नर्मदा बेसिन में, आधा सतपुड़ा का, आधा विंध्याचल का, और जहां मैं खड़ा हूं यहां का सारा पानी गंगा में जाता है। ऐसे ही सतपुड़ा में अगर हम छिंदवाड़ा में 5 नदी है तो नर्मदा में आएगी, बची हुई 4-5 है तो वो गोदावरी में जाती है। 2 नदियां ऐसी भी हैं, धार में माही नदी का उद्गम है, और छोटे से गांव में कुएं से गुजरात के लोग लेकिन वहां आते हैं। 1/3 गुजरात को वो नदी पानी पिलाती है और सीधे जाके अरब सागर में मिलती है। बैतूल की मुल्ताई में तापी है, वो भी गुजरात होकर जाती है और सीधे अरब सागर में मिलती है। अमरकंटक में नर्मदा निकल के खंभात की खाड़ी में जाती है और सोन और जोहला पटना में जाके गंगा में मिलती है और जाके समुद्र में मिल जाती है। हम कितने राज्यों को अपने यहां से पानी देते हैं, लेकिन हमारे पास में भी तो संकट हो गया। हम सब किसान होंगे, गांव के लोग हैं, आपके कुएं क्या उसी वाटर लेवल पर है, आपका ट्यूबवेल क्या उसी वाटर लेवल पर है। आप ही अपने मुंह से कह रहे हो कि ये 12 था, अब सूखने लगा। पानी कहां से आएगा? बरसात तो हो रही है, लेकिन अगर स्रोत खत्म हुआ है तो कारण भी तो जानने की कोशिश करो। या तो आपने वृक्षों का कटाव किया है, या फिर आपने ट्यूबवेल ज्यादा लगाए हैं, वाटर लेवल तब नीचे गया है। तीसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी किसान हूं। और पानी आएगा कहां से? पानी आएगा वृक्ष से ही आएगा, या तो बरसात से आएगा या वृक्ष की जड़ों से आएगा। और उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है, मैं कोई आग्रह दुराग्रह नहीं कर रहा, हमारा जो बर्ताव है, व्यवहार है, तो कितना ही ईमानदारी भरा है। तो मैं तो खाली मन में इतना आया कि यार एक मंत्री क्या करेगा। जलगंगा अभियान का सिद्धांत बहुत अच्छा है कि या तो नए जल स्रोत बनाओ या पुराने जल स्रोतों का रखरखाव ठीक करो ताकि ज्यादा पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। अब नए स्रोत कहां बनाओगे? या तो खेत तालाब बनेगा, या फिर अमृत सरोवर के लिए सरकारी जगह होगी तो वो बन जाएगा। पुराने आपके कुएं हैं, बावड़ी हैं या तालाब है, उनकी मिट्टी निकाल के उनको गहराकरण कर दो तो शायद पानी ज्यादा समाएगा। लेकिन इस सबके बावजूद भी हम सबको यह तय करना होगा कि पानी आएगा कहां से बरसात के अलावा। तो स्रोत को जिंदा रखने के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जो लड़ैया की ठंड है, जब समस्या आएगी तो हम चिल्लाएंगे और बाद में भूल जाएंगे। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते तो हमें दुनिया के आंकड़ों को भी देख लेना चाहिए। हम यहां सरप्लस है पानी हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी चुनौती और चिंता है कि हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हम इतने राज्यों को पानी दे रहे हैं, हमारे पास पानी है, लेकिन गांव में तो हालत खराब हो रही है ना। और उसका बड़ा सीधा सा आंकड़ा है कि हम जितनी पूरी दुनिया की भूमि है, उस भूमि में हम 2.5% जमीन हमारे पास, लेकिन हम भाग्यशाली थे कि पीने का पानी दुनिया का 4% भारत के पास। लेकिन चुनौती देखिए कि जब आजादी का समय था तब 40 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो चीजें हैं इनको अगर हम नहीं देखेंगे, चुनौती क्या है? चुनौती है जनसंख्या, चुनौती है कि हमारे जो जल स्तर नीचे जा रहे हैं उसके बारे में हमारा बर्ताव क्या है। और ऐसी चीजें नहीं है कि आप इसको सीमेंट का कुंड बना दोगे तो ये पानी बचा रहेगा। आपको निकासी से लेकर बाकी स्रोत के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। ये काम ऐसे नहीं है कि मैं भाषण देकर जाऊंगा और दूसरे दिन चमत्कार हो जाएगा। मैं लोगों से जाके कहता हूं कि बड़ी नदियां तब बचेंगी जब आप छोटी नदियों को 12मासी बनाएंगे। मैं भिंड का प्रभारी मंत्री हूं, तो जब मुझे वहां पता चला कि पचनदा में कौन कौन सी नदियां हैं, तो पता चला कि उसमें एक सिंध भी है। यहां से भिंड की तरफ गई है नदी और पचनदा में जाकर यूपी की बॉर्डर में मिलती है। एक नदी निवाड़ी से निकली है और वहां जाकर मिली है। आप कल्पना करोगे, हम जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते उस दिशा में जाकर नदियां गई है और वहां पर बड़ी जलराशि वहां देती है, लेकिन स्रोत सूख रहे हैं। यदि कभी दुर्भाग्य से वर्षा कम हो जाए या ना हो, तब पानी कहां से लाएंगे? अभी तो एक प्रैक्टिस हो गई है कि बांध से खोल दो पानी, नहर में थोड़ा बहुत नदी में डाल दो, नदी बहती है, हम खुश हो जाते कि चलो पानी तो है, भले हमने नहर से डाला। हमने स्रोत की चिंता नहीं की, हमने सिर्फ पानी की चिंता की। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने ये आया हूं कि
इसका सीमेंटीकरण होकर कुंड जैसा बन जाएगा, ये बहुत कठिन बात नहीं है। लेकिन उससे पानी तो नहीं आएगा, पानी आने के लिए तो रास्ता आपके पास चाहिए। और जब मैंने देखा कि कितने वृक्षारोपण हुए हैं, उसके आंकड़े कितने हैं, तब मैंने पिछले साल प्रतिबंध लगाया कि ये वृक्षारोपण नहीं हो सकता। आप पौधा वृक्ष बनाने के लिए लगा रहे हो कि उसको खत्म करने के लिए लगा रहे हो? तब इस बार मैंने सशर्त घोषणा की है कि जब आपकी फेंसिंग हो जाए तब आप पौधा लगाइए, जिंदा रखने के लिए पौधा लगाइए, अन्यथा मत लगाइए, तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो कड़े कदम है, ये कड़े कदम हमें और आपको मिलकर उठाने पड़ेंगे। और मैं दूसरे ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दुनिया में पहला आदमी मैं हूं। आप 30 साल पहले आप अपने बुजुर्गों को देख लो, घर में वो पौधा को लगाते थे, 2-3 साल घर में रखते थे, कोई बाल्टी में रखता था, कोई टुकड़ा में रखता था, और जाके अपने खेत में मेड़ पर लगाता था, और वहीं से कटीली झाड़ी काटी और उसके ऊपर रखा था ताकि कोई चढ़े ना। और उस समय तो शौचालय थे नहीं, जाते थे तो आधा पानी पौधों को मिलता था, आधे में अपना काम चला के वापस आते थे। क्या सच्चाई नहीं? नए बच्चे नहीं जानते होंगे क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं होगा ऐसा। लेकिन हमने क्या किया, समस्या यहां पर है। वैसे मुझे तो सिमने का पता था और 2 बार से टल रहा था, तो मैंने तय किया आज मैं लंबा चल के आया हूं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने कार्यक्रम को मना किया था जिला पंचायत को, मैंने कार्यक्रम मत रखिए, पर स्थानीय लोगों को बता दीजिए ताकि मैं अपनी आंख से तो देखूं कि उद्गम क्या होता है। मतलब मुझे नहीं पता कि आप उद्गम के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन जब मैं परिक्रमा की घटना आपको सुनाता हूं, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। तो हम अपने गुरुदेव की सेवा में परिक्रमा में गए थे, तब हम 3 लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। तो जब भी कभी नदी का संगम आता था तो वो मुझसे कहते थे 1 किलोमीटर ऊपर नदी में चलो, वहां से नदी पार करेंगे, कभी संगम से उन्हें नदी पार नहीं करने दी। तो जहां पानी होता था तो हमको लगता था गहरा होगा, गुरु आज्ञा है, चले गए। एक दिन एक नदी सूखी थी और वो नर्मदा जी में मिली थी, तो मुझे लगा जब पानी नहीं है तो सीधे निकल सकते हैं। तो जोरदार आवाज पीछे से आई, डांट भरी, ऐ खबरदार। ऊपर इशारा किया तो समझ गया कि अपन को ऊपर जाना है। तो वहां 1 की जगह 1.5 किलोमीटर चलवाया, उस गलती की सजा मिली। 1.5 किलोमीटर गए, 1.5 किलोमीटर वापस आए, फिर निकले। एक मन खराब हुआ कि यार पानी नहीं था तो इतना काय को चला और ज्यादा चला दिया। तो रात में मैंने मुझ सेवा करते करते पूछा कि जब उस नदी में जल नहीं था तो आपने फिर इतना चक्कर क्यों लगवाया? तब उन्होंने उससे 2 बातें कही थी। हमको भी इतने साल बाद होश आ रहा है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि हम तो भारत सरकार में या वहां पर की राजनीति करते थे, राज्य में तो हमने पहली बार यहां पर आए, तो हमें कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि संगम चाहे नदी का हो, चाहे वृक्षों का हो, चाहे पहाड़ों का हो या स्त्री पुरुष का हो, वहां जीवन की संभावनाएं होती हैं, कुचलने की गलती मत करना। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जहां पर नदी का उद्गम होगा वहां अपूर्व ऊर्जा होगी, कोई जाने या ना जाने। जो नियमित उस स्थान पर आता होगा, आप में से भी कोई आता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी ऊर्जा बाकी लोगों से बेहतर होगी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे बगैर पढ़ा लिखा हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उद्गम पर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की हमने कीमत नहीं की। लेकिन मैं आज आपसे मैंने कहा ना कि मैं 78वीं 79वीं नदी दोनों यही है, तो 79 हो गया। मैं जितनी नदियों पर गया हूं, हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, संपन्न कहते हैं, लेकिन हमने कभी उसकी चिंता नहीं की। लेकिन जहां पर भी कोई जनजाति है, आदिवासी है, उनकी परंपराएं सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर स्रोत है तो शिवरात्रि, मकर संक्रांति और अत्ती, या तो तीनों त्योहार में या 3 में से 1 त्योहार में आदिवासी वहां पूजन करने जाता था और वहां पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होने देता। आज भी कोई नवरात्रि के दशहरा को जाता है, मुझे यहां नहीं पता कि कब बता है, बाकी जगह पे मेले भरते। कल मैं छिंदवाड़ा के एक बारू रेवा में था जो सीधे नोएडा में मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हम यहां शिवरात्रि का मेला भरते हैं और पूरा छोटा सा गांव था, तो आप तो उसकी चिंता करिए कि हमारा कैसे हो जाए। जल था उसमें। ये चीजें संवाद की चीजें हैं, अकेला कोई नहीं कर सकता, ये बात आप तय मानकर चलिए। जो मैं कर रहा हूं वो गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, इससे कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा मैं नहीं मानता, पर गिलहरी के समान थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है
यदि हम 5-7 साल लगातार इसी गंभीरता के साथ इस पर अगर हमने काम किया तो शायद हम उन सूखे जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर सकते हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम पौधे लगाएं, और पौधे भी वो लगाएं जो अपने जड़ों में पानी इकट्ठा करते हैं। हमारे बुजुर्गों को इसकी समझ थी, लेकिन हमको तो जो नर्सरी से मिलता है, बुरा ना माने, सरकारी हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, जो नर्सरी वाला हमको पौधा पकड़ाता है वही लगाते हैं कि नहीं? हम अपने मन से कहते हैं कि ये लगेगा। अभी जैसे मेरे पास 50,000 खेत तालाब आए थे, तो मैंने सामान्य अपने अधिकारियों से कहा कोशिश करिए, ये तालाब है, अगर यही तालाब है, इसके पास कोई खेत होंगे, उन किसानों को मत देखो कौन सी जात के हैं, कौन सी पार्टी के, दे दो, उसका भी भला हो जाएगा, उसकी कुछ बूंदें तालाब में चली जाएंगी, नदी नाले के किनारे होंगे। पलकमती एक होशंगाबाद में नदी है, उसमें एक साइंटिस्ट 3 साल से अपने मित्रों के पैसे लेके इकट्ठा करके खेत तालाब भीलों के बनवा रहा था। तो हमारा मित्र था, उस दिन उसने कहा, तो मैंने कहा भाई खेत तालाब तो भीलों में है, तो वैसे ही दे सकती है सरकार, सामान्य आदमी को दे सकती है। 3 साल तक उनने चंदा करके उन भीलों को मजदूरी देकर खेत तालाब बनाए, उन्हें सरकार की योजना का पता नहीं था। बाद में मैंने कहा कि जितना भी पलकमती के दोनों तरफ किसान हो, उनको बिना आवेदन के उन किसानों को खेत तालाब दे दो, कम से कम कोई बूंद, 2-4-5 बूंद पानी तो पलकमती में आएगी। हमें कुछ चीजें मन से तय करना पड़ेंगे। मैं तो किसी बुजुर्ग से पूछना चाह रहा था, लेकिन वो बंधु पार्षद जी है, वो बता रहे थे कहानियां तो हमें पता है, लेकिन नदी का स्वरूप हमें नहीं पता, वो कोई बुजुर्ग बताएगा। आखिर हमने तो शकल तो हम ही ने बिगाड़ी ना। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक नदी की धार इधर जाएगी और एक इधर जाएगी तो बीच में कुछ निर्वाह नहीं होगा, निश्चित रहा होगा। और ऐसा एक जगह पर नहीं है। आज में सुनार नदी का उद्गम है, वो गंगा बेसिन में जाता है, और उसी पंचायत का दूसरा गांव है, वो सिंदूरी नदी हो जाके नर्मदा में जाके मिलती है। आप और यहीं रायसेन में चले जाइए, रायसेन में एक सड़क के इस तरफ बीना नदी है और दूसरी तरफ कौन सी नदी कप्तान है दूसरी? एक तो बीना है और दूसरी बेबस। यानी एक रोड बीच में है, एक कुएं से बीना निकलती और एक से बेबस निकलती। तो ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, हम उन स्रोतों को जिंदा रखें। बाकी चीजें जो जरूरत के लिए लगती है वो हो सकती है, इसमें सहमति चाहिए। जहां पर नदी जा रही होगी, सिंध जाए, सबर जाए, हम उनके किनारे कर सकते हैं क्या? हमने अपने यहाँ पर, अभी मैं जहां से विधायक हूं, तो वहां पर एक नदी है जो सिंगरी नदी, वो नरसिंहपुर के बीच से निकलती है। तो मैं चूंकि मंत्री था, तो मेरे भतीजे ले रहे, तो हम लोगों ने फाउंडेशन बनाया था। मैंने अपने भाई जो है छोटे, उनसे कहा कि यार ये काम सरकार से ना हो तो अच्छा है। लोग कहेंगे मंत्री था तो अपने करा लिया। तो इस नदी का पुनर्वसन अगर अपन अपने फाउंडेशन से करें तो हम लोगों ने 5 किलोमीटर का तय किया, और हमने 2 दिन के भीतर 11 किलोमीटर नदी को 50 फीट चौड़ी करके और प्रशासन से डिमार्केशन करा के मट्टी उस पर डलवाइए। अभी फेंसिंग जारी है। इस बरसात में, अभी जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में उनको पौधे लगा देंगे। जब घाट बनेगा तब बनेगा। 2-3 साल में पौधों की गारंटी है कि वो बढ़ेंगे। हमें चुनौती स्वीकार करना पड़ेगी। जब मैंने पिछली बार वृक्षारोपण रोका, तो हमारा एक जरायु धाम गौ अभ्यारण्य है, जब मैं सांसद था दमोह में, तो वहां 2100 से ज्यादा गौवंश है। तो वहां 250 का पत्थर ही पत्थर था, अब आजकल झाड़ पेड़ हो गए। तो मैंने वहां 10,000 पौधे इसलिए लगाए थे कि पत्थर में जब बच सकते हैं तो मिट्टी में कैसे मर जाते। और जब मैंने पिछली बार लगाए थे तो मैंने प्रेस के भी कहा था, सबसे कहा था कि तीसरे साल जिसको मर्जी आए आके गिन लेना, अगर 10,000 के जितने कम हो तो वही गिनती बताना। ये चुनौती स्वीकार करना पड़ेगी, तब काम बनेगा। अभी मुझे लगता है कि ये चीजें हम कहते रहे हैं, हमको सब लगता है कि कोई आएगा नेता तो ये पुलिया और ये कंक्रीट नहीं तो सत्यानाश किया है। मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे यहाँ का नहीं पता, इसके लिए बुरा मत मानना। हम निकले तो हमारे यहाँ बरसात हुई दमोह में, तो एक तालाब 27 एकड़ का खाली और बाकी सब ओवरफ्लो। हम भी पुलियों में से पानी में से आए। तो मैंने कहा ये तालाब क्यों? पता चला कि साहब जिसने रोड ठेकेदार ने बनाई थी, पुलिया उसने कहीं और कर दी, तो जो 2,500 हेक्टेयर का कैश बैन था उसका पानी उल्टी दिशा में चला गया। अब बरसात शुरू हो गई थी तो कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा कि बरसात खत्म होगी
सरकार हमारी थी। मैंने कहा जेसीबी से ये रोड काटूंगा मैं, और हटा और दमोह का रोड था वो, मतलब वो महत्वपूर्ण रोड है, भाई कोई कैसे कर सकता है। और बाद में जब मौका मिल गया, बाकी तो भर गए, वो खाली रहा, तो मैंने कहा चलो इसका लाभ ले लो। तो हम लोगों ने डीजल और मशीन हमने दी, सब लोगों ने मिलके, और किसानों से कहा कि तुम तो ट्रैक्टर ट्राली लाओ, भर के अपने खेत में ले जाओ। वो तालाब खुल गया, पानी खाली था तो। और दूसरी साल उतरे बीच में हमने पुलिया बना दी, 5-6 महीने के भीतर उनको लगे 42 लाख रुपए। और बाद में पहले ही बरसात में वो तालाब भर गया। अगर हम अपने गांव में हैं तो हमें को बुद्धि लगानी पड़ेगी। आपका कल्पना करो कोई दूसरा इंजीनियर आकर देखेगा, अगर हमारे किसी मित्र ने, सहयोगी ने, गांव के व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, उसने ही रोक दी है धार, क्या कर लेगा इंजीनियर? जब तक हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि निकासी खोलनी है, निकासी के लिए झगड़ा करना जरूरी थोड़ी है, बैठ के भी बात हो सकती है, लोग मान जाते हैं। मैं तो दुखी इस बात को लेकर था कि नर्मदा को मैंने बचपन से देखा है। मैंने पहली परिक्रमा 94 के उसमें गुरुदेव की सेवा करते की थी। बाद में जब मैं मंत्री नहीं रहा तो मैं शपथ नहीं किया, तब मैंने नर्मदा को देखा। तब मुझे लगा जब नर्मदा का अस्तित्व नहीं होगा तो मध्य प्रदेश का भी अस्तित्व नहीं होगा। अगर बड़ी नदियों को हमको सुरक्षित करना है तो हम छोटी नदियों को बारहमासी बना सकते हैं क्या? यहां तो अभी गुंजाइश है, क्योंकि यहां निर्माण नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, गंदगी बहुत नहीं है। खाली हमें पौधे लगाने हैं सरकारी जगह पर। और मैंने हमारे यहाँ प्रयोग किया, हमने तो कहा कि ये सरकारी जमीन है, आप जोत रहे थे, आप ठीक है, आप इसमें फलदार पौधे लगा दो, आप खेती मत करो ताकि कटाव ना हो, आपके ही पौधे रहेंगे, हमें आपसे जमीन नहीं छीनना, खाली आप उसकी जगह पर फलदार पौधे लगा दो तो आपका भी भला हो जाएगा और नदी का भी भला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई रास्ते अगर आपके मन में हैं और आपने कोई कोशिश किसी ने की है, किसी ने बताया था कि स्वर्गीय अनिल दवे जी ने कभी यहाँ कोशिश की थी, तो उनको स्मरण करना मैं उचित मानता हूं। और मुझे लक्ष्मीकांत जी ने, दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, दोनों से मेरे संबंध कैसे रहे हैं अभी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब आज मनन करें। मैं ये विनती करने के लिए आपके बीच में आया हूं, मंत्री होने के नाते जो आप मुझसे कहेंगे मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। जो अधिकारी बैठे हैं इनको भी पता है, जिस सब लोग बन से कर रहे हैं, जैसे पारासरी में तो आखिर मिलकर काम करके उन्होंने कर ही लिया ना, 5 किलोमीटर नदी का, और अभी शायद 2000 पौधे वो लगा रहे। किसान सहमत हो गए, किसानों ने कहा कि नहीं पौधे की रक्षा हम करेंगे, नहीं तो पूरे में वो बाड़ी लगाना पड़ती। तो रास्ते निकल सकते हैं। तो आज मैं आपसे वही विनती करने के लिए आ रहा हूं, आप ऊर्जा के केंद्र पर बैठे हैं, 2 नदियों का उद्गम आपके पास है, इस ऊर्जा को एहसास करने का प्रयास करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने आने वाले बच्चों का भविष्य अपने से बेहतर अगर चाहते हैं कि उनके सामने पानी का संकट ना हो, तो हमें चेतना होगा। ये चिंता का विषय है। तो पूरी चेतावनी, सब तरफ लोग कह रहे हैं कि आने वाले 25-30 साल बाद अगर यही परिस्थितियां रही तो भीषण जल संकट का सामना आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब दूर तक देखने की हम सोचते हैं तो हमें चीजें दिखती है। हम आगे तक नहीं देख पा रहे हैं तो पीछे पलट कर देख लो कि 15 साल पहले इस तालाब की हालत क्या थी, 30 साल पहले इस तालाब की हालत क्या थी, अंदाजा पड़ जाएगा। तो 30 साल का तो अनुमान लगा ही सकते हो ना। फिर जब पिछला आपने देखा है अपनी आंखों से, तो फिर आगे का भी रास्ता आपको दिख सकता है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। पिछले बार उन्होंने 1 महीने अभियान चलाया था, इस बार 3 महीने चलाया। मैं 30 दिन में 32 नदियों पर गया था, लेकिन एक जगह ही साथ मिल गई इसलिए 32 हो गई थी। वो जाना पाव में एक पहाड़ से, जहां परशुराम, भगवान परशुराम जी के जन्म स्थान है, वहां से एक पहाड़ से 7 नदियां निकली, उसमें चंबल भी है। आप मतलब इंदौर के पास है, कोई बहुत लंदन में नहीं है, बहुत पास है वो। एक ही पहाड़ से 7 नदियां निकली। तो मैंने बाद में कहा कि मैं तो घूमते ही घूमते निकल गया, कुछ कर ही नहीं पाया। तब इस बार उन्होंने 90 दिन का अभियान चलाया और बाकी लोग गए हैं। आपने भी अच्छा काम किया होगा, यहाँ खेत तालाब बने होंगे, अमृत सरोवर बने होंगे, जो सरकार के लोग और जनप्रतिनिधि मिलकर करते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन अगर उद्गम नहीं बचेंगे तो फिर नदी के अस्तित्व पर खतरा बना रहेगा। ये आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज गांव सभी ग्रामवासियों को इधर से धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी बात शांति से सुनी है। मैं कोई अकेला ज्ञानी नहीं हूं, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हमें करना है।
ये प्रवृत्ति हमारी बने कि हम करना चाहते हैं। सुनना जानना ये तो बहुत होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, मैं आपको जनाने के लिए नहीं आया। आप बाकी लोगों से भी सुनते रहे होंगे, लेकिन हम उस पर अमल कब करेंगे? सारे लोग कर लेंगे ऐसा भी मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोगों को इस अच्छाई की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तो शायद मेरा आना सार्थक होगा। मैं कोई स्वागत कराने नहीं आया था, मैं बिल्कुल उद्गम की उस स्थान पर प्रणाम करने के लिए आया था। इसलिए मैंने, अब अधिकारियों को ये लगता है मंत्री आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं मना करने के बाद भी, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए 60 नोटिस पर मैंने सूचना दी थी। लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। कि मध्य प्रदेश का श्रद्धा का केंद्र सिंध और सगड़ यहाँ पे है, इसके उद्गम स्थल के विकास के लिए आपके विभाग की तरफ से हमको ऐसा कुछ यहाँ पे पर्याप्त शासन की जो भागीदारी है वो मिल जाए, हम इस स्थान को और अधिक कर सकें, ऐसी आपकी उपस्थिति आशा है। आप पधारे। आप